ठीक नहीं है? अच्छा। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अभी आवाज़ आ रही है क्या मेरी? अभी आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, माइक मेरा ऑन है। अभी आवाज़ आई होगी आप लोगों को। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बताइए क्या पढ़ रहे थे? हमारा पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे? हम संसद पढ़ रहे थे। चलिए मुझे बताइए, क्या हमने क्या पढ़ा था? कौन से आर्टिकल तक हम लोगों ने बातें कर ली थी? सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। सभी भैया सभी बहन मेरी यहाँ पर लाइव जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और विश्वास रखेंगे कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। ठीक है, ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। चलिए मुझे जल्दी से बताइए सभी साथी। बहुत बढ़िया। चलिए, हमने राज्यसभा पढ़ लिया था क्या? राज्यसभा की सीटें हमने पढ़ ली थी क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? तो एक बार आप सभी साथी मुझे बता दीजिए। 31। बहुत बढ़िया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 जाती हैं। महाराष्ट्र से कितनी सीटें जाती हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हमने लोकसभा पढ़ना है ना आज? लोकसभा पढ़ना है ना हमें, कि लोकसभा के सदस्यों का गठन। हाँ जी। क्या मैंने आप लोगों को लोकसभा सीटें बता दी थी कि लोकसभा सीटें किस आर्टिकल में दी हुई हैं? मूल संविधान में कितनी सीट थी? जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे संसद। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? संसद के बारे में बात कर रहे थे। पार्लियामेंट हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम कहेंगे सर पार्लियामेंट हम पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट। और इससे हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पार्लियामेंट, और ये क्लास नंबर कौन सी होगी? आप कहेंगे क्लास नंबर है 2। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया था। आप कहेंगे सर थोड़ा सा हम यहाँ पर लोकसभा के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा। लोकसभा हमारा चल रहा था। ठीक है जी, यही तो हमारा चल रहा था टॉपिक, लोकसभा। अब आप बताइए सर लोकसभा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर लोकसभा की चर्चा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। सिंपल सी चीज़ें होंगी यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ें होंगी। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ना है। हमने पढ़ लिया था कि लोकसभा में जो सीट थी, जैसे कि मूल संविधान में 500 सीट थी। कितनी सीट थी? 500 सीट थी। मैं बिल्कुल रिवीजन करा रहा हूँ। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। थोड़ा सा मैं रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में। और हमने यहाँ पर सीटें पढ़ी थी कि सर गठन वगैरह तो पढ़ लिया था ना, कि 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा बनी, 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई और इसका नामकरण पहले लोक सदन था, फिर लोकसभा 1954 में पड़ा। मूल लोकसभा में आप कहेंगे सर मूल संविधान में सीटों की संख्या कितनी थी? बताइए आप लोग। मूल संविधान में कुल सीट कितनी थी लोकसभा में? कुल सीट आप कहेंगे सर कुल सीट थी 500। कितनी थी? 500। लेकिन क्या किया गया, क्या हुआ है, 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, जिसमें सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 500 सीट से बढ़ाकर कितनी कर दी? बढ़ाकर कितनी कर दी थी? ये रिवीजन बता रहा हूं मैं आपको। बढ़ाकर 545 कर दी। कितनी कर दी? 545 कर दी। 525 कर दी, माफी चाहूंगा, 525 कर दी। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन हुआ है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ, जिसमें सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? से बढ़ाकर कितनी कर दी? बढ़ाकर आप कहेंगे सर 545 कर दी। फिर क्या हुआ? गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम हुआ। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, अरुणाचल गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, ये हुआ है 1987 में। पुनर्गठन अधिनियम
ये अधिनियम कब आया था? 1987 में। और इसमें सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? आप कहेंगे सर 545 से बढ़ाकर 545 से 552 कर दी। कितनी कर दी? 552 कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर जो 552 थी, इन्हें हमने किस में बांट लिया था? अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं एक संविधान संशोधन कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे सर 104वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन हुआ। ये जो संशोधन था, संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम कब हुआ है? ये अधिनियम हुआ है जी 2019 में। हालांकि 2020 में लागू हुआ। के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या ये मैंने आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन, इसके माध्यम से दो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय किस में मनोनीत किए जाते थे? एंग्लो इंडियन, आप कहेंगे आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय किसमें? जल्दी जल्दी से बताइए। आंग्ल भारतीय लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है जी, क्या किए जाते थे? मनोनीत, आप कहेंगे मनोनीत किए जाते थे, किए जाते थे। अब नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये समाप्त हो चुका है। ये क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। यहां तक तो हमने कल ही जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसी में हमने पढ़ लिया था। चलिए, अब हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भैया कहां से? कि सर लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीट अब कितनी रह गई? दो एंग्लो इंडियन तो हट गए। अधिकतम सीट कितनी है? आप कहेंगे सर 250, सॉरी 550। कितनी है? 550। अब इसमें भैया राज्यों से कितनी आती हैं? राज्यों से, ठीक है, राज्यों से हो सकती हैं 530 और यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती हैं 20। चलिए, ये बात हमारी यहां पर हो गई। लोकसभा में वर्तमान में कुल सीट कितनी है? आप कहेंगे सर वर्तमान सीट कितनी होंगी? वर्तमान सीट होंगी 543। 543 में से 543 में से आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, वो आंग्ल भारतीय कहलाए। क्या कहलाए जी? आंग्ल भारतीय कहलाए। ठीक है, चलिए, हमने बात करना है 543 है, जिसमें जिसमें भैया 524 कहां से आते हैं? राज्यों से। और 19 कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए, ये तो हो गए राज्यों से। ये कितने कहां से हो गए? राज्यों से। और ये कहां से हो गए? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर है ये चीजें? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सर किस राज्य से सीटों के बारे में हम बात करेंगे। सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? आवंटन, आप कहेंगे सर आवंटन कह लें या भैया एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। कि सर लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है ये कैसे किया जाता है? आप कहेंगे सर जनसंख्या के आधार पर। कैसे? जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर कि भैया किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी। जाहिर सी बात है, जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी, जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य से ज्यादा सीटें जाएंगी। सर यूटी, यूटी का फुल फॉर्म देखिए, ये है यूटी, इसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज।
केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज जिसे हिंदी में लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या लिखते हैं जी? केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आया आपको? लोकसभा में मनोनीत सदस्य अब है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो इसके द्वारा जो ये 104वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा हटा दिया गया है। खत्म कहानी। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर लोकसभा में SC ST का आरक्षण कौन भैया बताएंगे? लोकसभा में SC ST के लिए SC ST की सीटों का आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? फटाफट से बताइए। रिजर्वेशन। आप कहेंगे सर ये रिजर्वेशन जो दिया है ना, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? फटाफट से मुझे बता दीजिए। चलिए बताइए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर, लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आप मुझे बता रहे हैं सर ये आरक्षण दिया अनुच्छेद 330 में। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 330 में। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कहता है जो SC हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण कितना रहेगा? 332 नहीं, 332 में विधानसभा में आरक्षण दिया है। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि सर लोकसभा में जो आरक्षण है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 84 सीट रिजर्व हो जाएंगी। कितनी? 84 सीट रिजर्व हो जाएंगी। ST, ये ST करना। ठीक है, SC ST होता है शेड्यूल ट्राइब्स, इसके लिए 47 सीट रिजर्व हैं। तो टोटल सीट कितनी है? 131 सीटों का आरक्षण है। टोटल लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हो गई? आप कहेंगे सर कुल कितनी? 131 सीटें रिजर्व हो गई। ठीक है कि सर SC के लिए यहां पर आप कहेंगे सर SC के लिए 84 सीटें, ST के लिए 47 सीटें, कुल मिलाकर लोकसभा में 131 सीट रिजर्व होंगी। अब इसको ऐसे समझो, रिजर्व का मतलब क्या है? आप ग्राम प्रधानी में चुनाव देखते होंगे, एक कोई कैंडिडेट जो जनरल कास्ट का है या OBC कास्ट का है, वो चुनाव का काफी समय से तैयारी कर रहा है, लेकिन जब चुनाव की घोषणा होती है तो पता चलता है कि उस गांव में SC की सीट आ गई या ST की सीट आ गई। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सीट रिजर्व है। केवल SC का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या ST का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। समझ में आई यह बात आपको? चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर सीट किस राज्य से कितनी सीटें जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश से कितनी सीट जाती हैं लोकसभा में? 25 सीट जाती हैं। असम से कितनी जाती हैं? आप कहेंगे 7 सीट जाती हैं। ठीक है, अब बिहार से 40 सीटें जाती हैं। जो राज्य बड़े होंगे उनसे ज्यादा सीटें जाएंगी, चलिए देखिए, 84 और 47 कितनी हो गई? 4 7 11, 1 8 और 4 12 और 1 13, टोटल 13 सीटें हो गई ना। चलिए लिख लीजिए आप लोग। हमने बात कर ली कि सर आंध्र प्रदेश से लोकसभा में टोटल सीट कितनी जाती हैं? 25 सीट किस राज्य से जाती हैं लोकसभा में? आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं। असम से लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में असम से कितनी? 7 सीटें जाती हैं। ठीक है, चलिए राज्यसभा में 7 सीट जाती हैं, लोकसभा में 14 सीटें जाती हैं। कितनी? 14 सीटें जाती हैं। चलिए, अब बात आती है बिहार में 40 सीटें लोकसभा में जाती हैं, राज्यसभा में कितनी जाती हैं? 16 सीटें जाती हैं बिहार से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लोकसभा में 11 सीटें जाती हैं, जबकि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से एक भी सीट नहीं जाती। गुजरात से 26 सीट जाती हैं और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं। हरियाणा से लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। झारखंड से 14 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 6 सीटें जाती हैं झारखंड से। कर्नाटका से 28 सीट जाती हैं और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। ठीक है, केरला से लोकसभा में 20 सीट जाती हैं,
राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं। कितनी? 9 सीटें जाती हैं। चलिए हमने ये बातें लिख ली। राज्यसभा की सीट तो मैंने लिखवा दी आपको कि सर आंध्र प्रदेश से 25, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, गुजरात से 26, हरियाणा से 10, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28 और केरल से 20 सीटें जाती हैं। लिख लीजिए इनको, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। असम से भैया 14 सीटें हैं। मैं राज्यसभा की बता रहा हूं 7 सीटें। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। राज्यसभा की सीटें मैंने लिखवा दी हैं जयंत जी। राज्यसभा की सीटें तो मैंने लिखवा दी हैं। हालांकि ये आपको पीडीएफ से लिखनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत समय लग जाएगा, है ना, इनमें समय लग जाएगा। ये बातें तो हमने पढ़ी ली हैं कि सर अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण है एससी एसटी के लिए। आगे बात करते हैं। आगे ये सारी चीज़ें आपने यहाँ तक लिख ली, ठीक है। मध्य प्रदेश से 29 सीटें, इनको आप पीडीएफ से लिख लेना, साथ में ही मिल जाएगी पीडीएफ। आप महाराष्ट्र से 48, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, उत्तर प्रदेश से 80, तमिलनाडु से 39, तेलंगाना से 17, पश्चिम बंगाल से 42, मणिपुर से 2। कि सर मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कितनी? 11 सीटें। मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितनी? 29 सीटें। महाराष्ट्र से लोकसभा में कितनी? 48 सीटें। राज्यसभा में 19 सीटें। उड़ीसा से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 10। लोकसभा में जाती हैं 21। पंजाब से लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7। राजस्थान से लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10, लोकसभा में 25। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं यूपी से। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से जाती हैं? यूपी से जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि सर ये हमने पढ़ लिए है ना, इसको भी आप लोग पीडीएफ से चाहें तो लिख लेना। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में क्यों नहीं जाती? किसने कहा छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से इसलिए नहीं जाती क्योंकि विधानसभा नहीं है। जिन राज्यों में विधानसभा होगी उन्हीं राज्यों से राज्यसभा में सदस्य जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव केवल राज्यों के विधानसभा सदस्य चुनते हैं। अब केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इसलिए इन 3 राज्यों से ही जाती हैं। चलिए आगे बात कर लें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गोवा। गोवा से कितने? 2 सदस्य। अरुणाचल से कितने? आप कहेंगे 2 सदस्य। मेघालय से कितने? 2 सदस्य। हिमाचल प्रदेश से कितने? 4 सदस्य। मिजोरम से कितने? 1 सदस्य। नागालैंड से कितने? 1 सदस्य। सिक्किम से कितना? 1। त्रिपुरा से 2। उत्तराखंड से 5। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1। ये आपको पीडीएफ से लिखना है। ये आपको कहाँ से लिखना है? पीडीएफ से लिखना है। ठीक है, पीडीएफ ये आपको मैं दूंगा। चंडीगढ़ से 1। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है भाई, चंडीगढ़ तो ये है, छत्तीसगढ़ था ना, ये छत्तीसगढ़ से 11 हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से 11 हैं। छत्तीसगढ़ तो राज्य है, वो चंडीगढ़ की बात कर रहा था मैं। चंडीगढ़ में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, चंडीगढ़ से ये हमने लिख लिया। चंडीगढ़ से एक भी सीट राज्यसभा में नहीं जाती, जबकि छत्तीसगढ़ से 5 सीटें जाती हैं। ठीक है, झारखंड से 6 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। हाँ, छत्तीसगढ़ से 5 सीट बताई थी ना मैंने ट्रिक से, 6 6 को 30 से डिवाइड किया। और मैं चंडीगढ़ से बता रहा हूँ, चंडीगढ़ से एक भी सीट नहीं जाती, चंडीगढ़ से एक भी सीट नहीं जाती। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, अभी राज्यसभा भी बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। यहाँ पर आप ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, इसमें लिखने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, दादर नगर हवेली से 2 सीटें, जम्मू कश्मीर से 5 सीटें, लद्दाख से 1, लक्षद्वीप से 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसी के साथ में लिख दूं क्या? जैसे मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19 राज्यसभा सीट रिवाइज करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से 31,
महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार बंगाल से 16-16, कर्नाटक से 12, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और आंध्र प्रदेश से 11-11, राजस्थान उड़ीसा से 10-10, केरल से 9, झारखंड पंजाब से, तेलंगाना से और असम से 7-7, झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ से 5, जम्मू कश्मीर से 4, हरियाणा से 5, दिल्ली से 3, हिमाचल से 3, उत्तराखंड से 3, बाकी सबसे एक एक। ठीक है जी, गुरुजी आपसे प्यार हो गया है, क्या करें। सूरज साहू, अरे वाह, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने पढ़ लिया। अब आप चाहो तो इसको अगर आपको लिखना है तो मैं समय दे देता हूं। मुझे नहीं लगता कि इनको आपको लिखने की आवश्यकता है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो ये पीडीएफ आपको निकाल लीजिएगा, है ना। प्रिंट आउट चाहे तो इनके प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि सर हमने अनुच्छेद 81 पढ़ा था। अनुच्छेद 81 में हमने क्या पढ़ा था? देखिए हमने यहाँ पर अनुच्छेद 81 पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि सर ये बताइए लोकसभा का कार्यकाल क्या है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, कार्यकाल आप कहेंगे सर लोकसभा का कार्यकाल, टेन्योर क्या हो जाएगा? यहां पर हम कहेंगे सर टेन्योर क्या होगा, जल्दी से बताइए टेन्योर कितना है। टेन्योर आप कहेंगे सर 5 साल। यदि लोकसभा पूर्ण बहुमत में है तो एक बार में ये 5 साल के लिए बनती है। ठीक है जी, इसके जो सदस्य होंगे, सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा? सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा? आप कहेंगे सर सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल होगा, लेकिन समय से पहले इन्हें हटाया जा सकता है। ये कौन हटा सकता है? आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था अनुच्छेद 85। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 83 में ही लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दिया हुआ है। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल है। वैसे ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल। ठीक है, आगे बात करें, एक आर्टिकल और है, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। कौन व्यक्ति बन सकता है लोकसभा का सदस्य? लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होंगी? आप कहेंगे सर योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होंगी? क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। क्या बतानी है जी? क्वालिफिकेशन। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन। चलिए यहां पर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस। चलिए देखिए क्वालिफिकेशंस भी लोकसभा राज्यसभा की एक ही आर्टिकल में दी हुई है, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 में क्या दिया है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भैया पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कहेंगे सर लोकसभा सदस्य बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो जी? आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, कौन हो? भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन होना चाहिए? सिटीजन। यहां पर हम बात करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग मुझे बताइए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम बात करेंगे सर दूसरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन में आप कहेंगे सर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। आयु, तो आयु होनी चाहिए 25 साल। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आप कहेंगे 30 साल। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आप कहेंगे सर 30 साल की आयु होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 साल। ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल। ये हमने पढ़ा। हम बात करेंगे सर यहाँ पर, ये आप मुझे बताइए लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव कैसे होगा? चुनाव, इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन, कि लोकसभा का जो चुनाव है, इलेक्शन है, ये इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष,
रूप से, यानी कि डायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है, कैसे होता है? डायरेक्ट। ठीक है, चुनाव कैसे होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसमें आप और हम जो 18 साल के हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम और आप वयस्क हैं, आप कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, के आधार पर, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज। तो वोटिंग कैसे होती है? जो अडल्ट है, कौन है? जो अडल्ट है। सर अनुच्छेद 84 में संसद का योग्यता होता है ना, लोकसभा का। अरे मैं तो भूल गया था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि 84 में संसद सदस्यों की योग्यता होती है, ना कि लोकसभा की। मैं तो ये समझ रहा था कि लोकसभा जो है वो मंगल ग्रह का सदन है, वो संसद का सदन थोड़ी है। ओ बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था ये वाली बात। ओ अब मुझे पता चल गया। हाँ, इन भैया ने मुझे बताया कि सर अनुच्छेद 84 में लोकसभा ना होती, संसद सदस्यों की योग्यताएं होती हैं। मेरे बिछड़े भैया, लोकसभा राज्यसभा से ही सदन बनता है, लोकसभा राज्यसभा से ही संसद बनती है। तो संसद सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 84 में आती हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। अब आपको समझ में आया? शरारत कर रहे हैं ये भैया, ये सब जानते हैं, ये शरारत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अच्छा आज सर को ऐसे परेशान कर लूं मैं, है जी। चलो, इस बहाने आप हंस लिए होंगे, इस बहाने आप हंस लिए होंगे, और जरूरी है हंसना, है ना। और मैं भी 3 दिन बाद आज थोड़ा सा मैं मुस्कुराया हूं। हाँ, कि मेरी माता जी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब चल रही थी पिछले 3 दिन से। हाँ, अब मैं थोड़ा सा, चलिए आपके वजह से, इन भैया की वजह से, थैंक यू मेरे लाल। चलो आपके वजह से ही सही, थोड़ा सा मुस्कान तो आई। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ये बातें हमारी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें हम बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यताएं, अहर्ताएं, अहर्ताएं बोले, निर्योग्यताएं बोले, डिस्क्वालिफिकेशन बोले। अब बात होगी कि सर यहाँ पर तो सारी बातें हमने पढ़ ली, लेकिन मैं अभी चलूंगा सीक्वेंस में ही, मैं चलता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 क्या कहता है? संसद सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अब ये मत करना कि सर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा क्यों नहीं लिखा। संसद सदस्यों को, आप कहेंगे सर संसद सदस्यों को, संसद सदस्यों को शपथ, शपथ, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ओथ। आप कहेंगे सर संसद सदस्यों को ओथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है जी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए, अब बात आ गई सर यहाँ पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 100। अनुच्छेद 100 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 100 क्या कहता है? अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है कि सर यहाँ पर आप मुझे बताइए कि सर ये कहता है गणपूर्ति, कोरम, कि सर संसद, संसद सदनों की कोरम, यानी कि संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति, गणपूर्ति की बात हो रही है, कोरम की बात हो रही है कि सर कोरम किसे कहेंगे? आप कहेंगे सर कोरम, जैसे अगर लोकसभा की कोरम पूछी जाए कि सर लोकसभा के बैठकों में संख्या, लोकसभा की कोरम कितना होगा, तो आप कहेंगे लोकसभा की कुल संख्या का 1/10 भाग, कुल संख्या का 1/10वां, 10वां हिस्सा, 10वां भाग। ठीक है, राज्यसभा का भी क्या होगा? राज्यसभा का भी 1/10वां भाग।
कुल संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे कि सर ये कोरम होता क्या है। ये कोरम होता क्या है, आप कहेंगे सर बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या। ठीक है, बैठकों यानी मीटिंग्स के लिए, बैठकों के लिए निश्चित संख्या। ठीक, बैठकों के लिए निश्चित संख्या। ठीक है जी, निश्चित संख्या। कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। बैठकों के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित संख्या होना चाहिए। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि सर कि संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाता है, ऐसा किसमें लिखा है, अनुच्छेद 99 में लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कि सर संसद, सर 98 कहाँ गया, अनुच्छेद 98 हम पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में। ठीक है जी, चलिए हमने ये बातें कर ली यहाँ पर कि सर बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, एक कांस्टेंट नंबर फॉर द मीटिंग्स। चलिए, अब ये बात तो हो गई। अब इसी में बात आती है कि सर ये और बताइए, यहाँ पर ये जो है ना, अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 100 में, अनुच्छेद 100 खंड 3 कहता है संसद सदस्यों की, या इसको मैं लिख ही देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो, लिख दूं क्या, अनुच्छेद 100 खंड 3, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप लोग। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 100 खंड 3 में लिखा है संसद की गणपूर्ति, कोरम। ठीक है, अगर पूछे जाए कि सर ये बताइए कि भैया यहाँ तक हमने बातें कर ली, यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सर मुस्कान कह रही है कि सर पीछे कर दो, अभी हमने लिखा नहीं है। अच्छा, आपका पहले का मैसेज है ये, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 100। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, आप कहेंगे सर सारी चीजें यहाँ पर बात हो जाएंगी कि सर अनुच्छेद 100 भी तो बता दो, अनुच्छेद 100 भी बता दूं। चलिए बता देता हूं, अनुच्छेद 100 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 100 क्या कहता है, ये कहता है संसद में, संसद में रिक्त पूर्ति, संसद में रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति एवं मतदान, एवं मतदान। ठीक है जी, आप कहेंगे सर रिक्त पूर्ति एवं मतदान। ठीक है, मतदान, जैसे कि संसद में रिक्त पूर्ति, किसी का पद खाली हो जाए तो उसका चुनाव करवा लेना, मतदान करा लेना। ठीक है, ये 100 में आता है, हालांकि ये बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए कि सर अनुच्छेद 101 और 102, 101 और 102 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, निर्योग्यताएं। ठीक है जी, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, disqualification of the member, of the members of the members of parliament, पार्लियामेंट। देखिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, कि ऐसा व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, जो अपराधी है, ठीक है, जो अपराधी है लाभ के पद पर है, ऐसे व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ऐसे व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। चलिए, ये आप मुझे बताइए, यहां तक आपने लिखा है ना, समझते हुए चलिए मेरे साथ, समझते हुए चलिए मेरे साथ। दर्द, थकन, दर्द, संघर्ष एक ही लाइन में बदल जाएगा जब कांग्रेस, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए ये जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, मैंने आपको कराए नहीं थे पार्लियामेंट से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए
हमने बात कर लिया नहीं अनुच्छेद 101 जीएसटी कहाँ दिया है, ये भैया हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो 101वां संविधान संशोधन है, ये अनुच्छेद की बात हो रही है। बात आती है कि सर जो निर्योग्यताएं लिखने की जरूरत नहीं है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, आपराधिक बैकग्राउंड से ना हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर ली, सारी चीजें हमने यहाँ पर कर ली। अब बात आती है कि सर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 103, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 103 क्या कहता है? अनुच्छेद 103 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय, संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय, संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय, निर्योग्यताओं निर्योग्यताओं का निर्णय, का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय। तो आप कहेंगे सर संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय। तो आप लोग मुझे बताइए सर कौन करेगा संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग से सलाह लेकर, चुनाव आयोग की सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह से, कि भाई पहले किससे एडवाइस लेगा? वो चुनाव आयोग से सलाह लेकर, ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन? इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर बात कर ली, सारी चीजों को हमने यहाँ पर बात कर ली। क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों के महत्वपूर्ण हैं? क्या ये सारी चीजें आप लोगों की महत्वपूर्ण है? आप मुझे बताइए। सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, ये आप लोग फटाफट से आप बताते रहिए। अब बात आती है सर अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 बताओ, हमने मूल अधिकार में पढ़ा था अनुच्छेद 105 हमने, चलिए बताइए। देखिए कुछ चीज ऐसी हो सकती हैं जो पहले कभी मैंने ना पढ़ाई हो, अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये अपडेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तभी तो मैं लिखवा रहा हूं, वरना मैं लिखवाता ही नहीं, मैं लिखवाता ही नहीं जी, है ना। जब अपडेट हो रहा है तो मुझे लगा कि ये प्रश्न कराना चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूं। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर बताइए। हमने बात कर ली सर 100 क्यों नहीं लिखवाया? भैया ये क्या है? ये 101 और 102 नहीं है क्या? नहीं है क्या? बताइए। जो सेलेक्टेड आर्टिकल है मैं वही कराता हुआ चल रहा हूं। अब 105 में लिखा है संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार, ठीक है, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार किस आर्टिकल में दिए जाते हैं? आप कहेंगे सर विशेष अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं? कौन भैया बताएंगे? विशेष अधिकार, ठीक है, स्पेशल राइट। चलिए बताइए स्पेशल राइट्स कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आप कहेंगे सर इनके विशेष अधिकार क्या हैं? हालांकि मैंने मूल अधिकार में लिखवाए थे, मैंने मूल अधिकार में लिखवाए थे, अब मैं फिर बता देता हूं कि संसद सदस्यों को, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इन्हें विशेष अधिकार मिले हैं कि जब संसद के सत्र चल रहे हों, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ऐसी स्थिति में एमपीज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर लगेगा कि भैया गिरफ्तार करना जरूरी है, कंपलसरी है, तो भैया जो लोकसभा का सदस्य होगा उसे लोकसभा की परमिशन से, और जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसे सभापति की परमिशन से गिरफ्तार किया जाएगा। खत्म हो गई कहानी। अब बात आती है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में क्या दिया है? आप कहेंगे सर लोकसभा में धन विधेयक, लोकसभा में धन विधेयक, लोकसभा में धन विधेयक, लोकसभा में धन विधेयक जिसे मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक, विधेयक जिसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर मनी बिल, मनी बिल। लोकसभा में मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, प्री परमिशन, पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाएगा। किससे? पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है।
क्या होता है? पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा, किया जाएगा। अच्छा, ये कौन निर्णय लेगा कि ये धन विधेयक है नहीं? चलिए, ये इसका जो निर्णय है कि ये धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय, यह धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, इसका निर्णय, निर्णय, निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है जी, स्पीकर डिसाइड करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं। अब धन विधेयक की परिभाषा किस में आती है? संसदीय प्रक्रिया की क्लास है अलग से, संसदीय प्रक्रिया में कराऊंगा कल। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली। चलिए, संसदीय प्रक्रिया एक अपने आप में टॉपिक है, जिसमें प्रश्न काल होते हैं, शून्य काल होता है, जिसमें स्थगन प्रस्ताव होते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अगर आप चाहें वेतन भत्ते, तो 106 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते दिए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सिलेबस मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए, लिख लीजिए कि सर अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है कि सर लोकसभा सदस्य हैं। आप कहेंगे सर लोक जो धन विधेयक था, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, की परिभाषा। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा। अच्छा, एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिएगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक, धन विधेयक केवल, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आप कहेंगे सर धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, किया जाता है। राज्यसभा, राज्यसभा मात्र 14 दिन तक इसे रोक सकती है, 14 दिन तक, 14 डेज तक रोक सकती है, रोक सकती है। ठीक है, 14 दिन तक रोक सकती है। तो यहां पर हमने बताया 14 दिन तक रोक सकती है, 15वें दिन स्वतः ही पास हो जाएगा, 15वें दिन राज्यसभा से स्वतः ही पास हो जाएगा। यदि वो पास नहीं करती है राज्यसभा 14 दिन तक, तो 15वें दिन स्वतः ही पास हो जाएगा। ठीक है, स्वतः ही पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, हो जाएगा। क्या यहां तक आपने लिख लिया? चलिए, यहां तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ऋषभ दीक्षित कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे। अरे विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए सारी चीजें हमने लिख ली। अब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 111 में। ठीक है, अनुच्छेद 112 क्या कहता है? बजट को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल है 112, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? विवरण। आप कहेंगे सर आम भाषा में हम उसे बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। ठीक है, आम भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बजट कहते हैं। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। ठीक है, बजट कि आम भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? बजट। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, यहां तक हमने पढ़ना है कि आम भाषा में हम इसे बजट कहते हैं। वहीं अनुच्छेद है, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है भैया वित्तीय बिल। क्या लिखा है? वित्तीय बिल, वित्तीय बिल, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वित्तीय विधेयक।
इसे हम बोलेंगे फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। ये भी कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में, फाइनेंस बिल। कि सर फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 120 में क्या है, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी जिसे हम संसदीय प्रक्रिया में पढ़ेंगे, तो वो होगी कल। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, एक भैया क्या कह रहे हैं, यस सर सम्मान समारोह में मैं आपका फोन लेना चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है भैया, मेरा फोन क्यों लेना चाह रहे हो, मैं तो वैसे खुद ही गरीब हूँ, मेरा फोन तो एक ही है, हैं मेरा फोन भी लेना चाह रहे हो आप। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 108 मैंने नहीं पढ़ाया क्या, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति में कराया ना वहां पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।